Okay students, let us start with today's class. Again we are going to discuss few questions from reinsurance unit. So quickly open your X series. We will be targeting questions from that. Let me open it on my screen as well. So the first question that we are going to target in today's class is question 7. Question 7 from X5. So students, this is the first question that we are going to target in today's class. So सबसे पहले जब भी मैं बेटा कोई क्वेश्चन ओपन करूं उसमें हम लोग एक टाइम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक अगर 13 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जाम में हमारे पास ऑलमोस्ट डबल टाइम होगा, तो 26 मिनट्स हमारे पास होंगे। बट हाँ, हम इस क्वेश्चन पे आराम से अच्छा खासा टाइम लगाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। ओके, देयर इज वन रिस्पॉन्स फ्रॉम साहिल, आई हैव कवर्ड अप टिल 18। तो ठीक है साहिल, हम मेजर क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में 18 के ही टारगेट करने वाले हैं, 15 18। तो ठीक है, एंड में अगर टाइम बचा तो एक आधा क्वेश्चन 19 20 का करेंगे, अदरवाइज 19 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में टारगेट करेंगे। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन करा था, बट डू कंप्लीट योर टारगेट्स। अभी ठीक है, इनिशियल चल रहा है कोर्स, बिकॉज जैसे जैसे आप टारगेट्स मिस करते जाओगे ना बेटा, वैसे वैसे आप आगे वाली चीज़ें भी लैक करते जाओगे। जैसे नेक्स्ट वीक का मैं टारगेट आप लोगों को देने वाला हूँ कि चैप्टर 6 से हम मूव कर जाओ। बट ठीक है, अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को पुशअप करो, बिकॉज हमारी कोशिश ये रहेगी हम 15 मैक्सिमम 20 अगस्त तक सारा सिलेबस कवर कर दें और उसके बाद सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द फर्स्ट पार्ट विल बी यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। फर्स्ट आई विल गिविंग यू द टाइम, यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, यू कैन अटेम्प्ट इट। और अटेम्प्ट करते वक्त आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आपको चैट सेक्शन में डालते रहो। जब हम डिस्कस करेंगे आई विल टेक दोस इनटू द कंसिडरेशन। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द फर्स्ट पार्ट, देन विल डिस्कस। फॉर फर्स्ट पार्ट यू कैन टेक 7 to 8 minutes, विल स्टार्ट डिस्कसिंग आफ्टर 5 minutes। जल्दी से अटेम्प्ट करो बेटा, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी पूछना है, कीप ऑन पोस्टिंग दैट इन द चैट सेक्शन।
Okay students, I have started receiving equations from few of you. Let us start discussing the equation. Those who are doing, keep on doing it. Those who don't know how to proceed, they can look at my screen. So what question is saying, claims on a home insurance policy have a Pareto distribution with parameters alpha equals to 4 and lambda equals to 7500. The insurer expects an individual excess of loss reinsurance treaty with a retention limit of 3000. ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्लेम इन्वॉल्व्स द रीइंश्योरर. तो बेटा ये कैसे निकालेंगे, आप बताओ. रीइंश्योरर पिक्चर में कब आएगा? जब रिटेंशन लिमिट से क्लेम ऊपर जाएगा तभी रीइंश्योरर पिक्चर में आएगा. तो कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं हम? सिंपली वी कैन से इफ probability claim amount, aggregate claim amount is greater than 3000, we can say reinsurer will definitely come into the picture. और इसको कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली 1 माइनस कैपिटल एफएक्स ऑफ 3000. दैट्स इट. आपके पास क्यूमुलेटिव फंक्शन पेरेटो का है, लास्ट क्लास में हमने यूज करा था. पैरामीटर आपको दे रखे हैं अल्फा इक्वल्स टू 4, लैम्डा इक्वल्स टू 7500. तो आपको डायरेक्टली सीडीएफ पुट करके वैल्यूज पुट करनी है. योर फाइनल आंसर विल बी 26.0308% फॉर द फर्स्ट ए पार्ट. इसमें तो कुछ डाउट नहीं है. क्विकली यस और नो. स्टूडेंट्स कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग थ्रू आउट द क्लास सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप लोगों को समझ आ रहा है. बहुत ईजी था. फर्स्ट का ए कुछ भी नहीं करना था. तो फर्स्ट के ए में मैं हार्डली एक या मैक्सिमम एग्जामिनर होऊंगा तो 1.5 नंबर अलॉट करूँगा. मेजर पार्ट इसी के, और इसमें भी मेजर मार्क्स कैलकुलेशन के. कॉन्सेप्ट वाइज इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है. क्या पूछा है आपसे? कैलकुलेट द इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड पेमेंट पर क्लेम. तो इंश्योरर का क्लेम पूछा है तो आप पहले पे ऑफ्स बना लोगे. पे ऑफ्स कैसे बनाएंगे कि अगर 3000 से कम रहेगा तो सारा क्लेम इंश्योरर बियर करेगा, और अगर 3000 से ऊपर क्लेम आएगा तो इंश्योरर ने अपनी अपर लिमिट सेट कर ली है 3000 की, उसके ऊपर जो भी क्लेम आएगा वो री इंश्योरर पे करने वाला है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन मेक द पे ऑफ. सो इंश्योरर विल पे ऑल अमाउंट एक्स if this x is less than 3000, but if this x is greater than 3000, then insurer will only pay 3000. so these are the payoffs of insurer. तो ये तो हम अच्छे से CS1 से सीख के आए हैं, या फिर CS1 बोल सकते हैं या फिर हम CT3 बोल सकते हैं. कोई बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने CT3 के बाद डायरेक्टली वो CS2 दे रहे हैं. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y will be equals to simply integration 0 to 3000 x fx dx plus 3000 to infinity it will be again x fx dx. तो इस फंक्शन को तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? इस फंक्शन को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसे 3000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे x हमारा फिक्स है 3000 है, कांस्टेंट है x, ठीक है, वेरिएबल नहीं है. तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा? इस पार्ट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3000 इंटू 1 माइनस कैपिटल एफ एक्स 3000. और ये चीज़ आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, डायरेक्टली पुट कर सकते हो. मेजर जो कहानी है वो इस चीज़ की है, इसको हमें सॉल्व करनी है, और इसके आपको 2-3 नंबर दिए होंगे. अगर हम एक्चुअल की बात करें तो यहाँ पे आपका CS2 का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं, यहाँ से आपका नॉर्मल क्लास 12 का मैथ शुरू हो जाता है. तो सिंपली 0 to 3000 पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन पुट कर देते हैं. What is Pareto distribution? Alpha into lambda raised to power alpha, that means 4 into 7500 raised to power 4 upon 7500 plus x raised to power 5. This is my function. इसको सॉल्व करना. अब इसको बेसिकली सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. आई डोंट नो कि आप में से ऐसा कोई है जिसको नहीं पता, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ. एक आपने आइलेट रूल पढ़ा था बेटा 12th में, या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. इट्स अप टू यू, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा. अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, और 7500 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 को सेकेंड फंक्शन मान लो. और अगर आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो 7500 प्लस एक्स को एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लो, मान लो a एज्यूम कर लो, तो dx dA के इक्वल हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक इंटीग्रेशन में इसको कोई प्रॉब्लम है. अगर है तो मुझे बता दो. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सब CS2 पे आ गए तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है. सो वी कैन सेव फ्यू मिनट्स ओवर हियर.
Is it clear? Yeah, I am revealing the final answer, Ananya. Final answer is 1588.92. इसको इंक्लूड करके बेटा, इसको इंक्लूड करके। स्टूडेंट्स फर्स्ट बी क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन बनाई है इंश्योरर के पे ऑफ्स की, नथिंग एल्स, नथिंग मच। Is it clear, students? I'm trying to zoom out this. Yes, now it is zooming out. ठीक है, सबके yeses आ रहे हैं. Let us move to the next part. Next part, 8 marks. I am giving you 10 minutes in total. 10 minutes in total. तो मेजर बेटा आप लोगों की इन क्लासेस में कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप इक्वेशन जरूर बनाओ, इक्वेशन के सेंस बनाओ। कैलकुलेशन ऐसी चीज है, अगर आपको 1-1.5 साल हो गया कुछ कैलकुलेट करे हो या फिर एग्जाम से ब्रेक है तो उसमें टाइम अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्लास में आप मेन फोकस इसी पर रखोगे, आपकी इक्वेशंस बन रही है और आपके क्वेश्चन से आप सेंस बना पा रहे हो। इक्वेशंस नहीं बन रही तो फिर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो या फिर कहाँ वीक पॉइंट आ रहा है आपको, वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। Is it clear, students? Now quickly move to the second part. So there are 3 sub parts in the second part which consists 8 marks in total. Quickly attempt it, then we'll discuss. Jaldi se.
Students, I am a lot interested in the B part answer. B part के आंसर में बेटा मेरा बहुत इंटरेस्ट है. A part मुझे पता है आप लोग सब कर लोगे, कुछ भी नहीं है A part में. B part को कमेंट करने की कोशिश करो. तो एज एन एग्जामिनर आई विल अलॉट एटलीस्ट 2 to 2.5 मार्क्स ऑन B part. 2 और 2.5 मार्क्स. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सप्लेनेशन. आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से चेक होगी कि आपने बुक वर्क कितना अच्छे से करा है, आपने लेक्चर्स कितने अच्छे से देखे. तो बी पार्ट का कमेंट मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे आप लोग दोगे बी पार्ट की. तो उसके लिए मैं 2-2.5 नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ. तो फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट 2 पार्ट्स विल डिस्कस फर्स्ट 2 पार्ट्स, देन आई विल गिव यू मोर टाइम फॉर द सी पार्ट. तो ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ सकते हो. एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ सकता है. तो 3 to 4 more minutes for the first 2 parts. Quickly students, quickly, speed up. I have started receiving answers for the A part. मैं B part के आंसर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज कमेंटिंग इज वन थिंग जहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे मार्क्स लूज करते हो, और जब हम बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं तब हमें ये मार्क्स की वैल्यू पता लगती है. उससे 6 महीने पूरे हमारे वेस्ट हो जाते हैं ना, और CS2 जैसा सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ जाता है. तो इसलिए बहुत ध्यान से इसकी कमेंटिंग करेंगे हम. Quickly start making sense of it. Okay students, I have started receiving few responses. Let us start discussing it. तो बेटा सेकंड के ए पार्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, नेक्स्ट ईयर द क्लेम अमाउंट्स ऑन दीज पॉलिसीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%, बट द रीइंश्योरेंस ट्रीटी विल रिमेन अनचेंज्ड. क्लियर है, रीइंश्योरेंस ट्रीटी हमारी अनचेंज रहेगी, मतलब रिटेंशन लिमिट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इंश्योरर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10% से क्लेम्स बढ़ जाएंगे. जो क्लेम 1000 का आना था अब इस साल वो 1100 का आएगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्लेम नाउ इन्वॉल्व्स द रीइंश्योरर. अब निकालो प्रोबेबिलिटी, अब रीइंश्योरर के पास क्लेम जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है विदाउट कैलकुलेटिंग. अब तो वैसे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, कोई मुझे बताएगा कि कैसे हम बोल सकते हैं, इसको हम कैसे बता सकते हैं कि बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी या कम होगी? एनीवन? वैसे आप लोग बता चुके होंगे. Obviously it will increase. Why? Because अगर क्लेम का एग्रीगेट अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और रिटेंशन लिमिट वहीं पे खड़ी है, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी नाउ कि इंश्योरर रीइंश्योरर इन्वॉल्व हुआ. परफेक्ट अनन्या, वेरी गुड. तो कैसे निकालें प्रोबेबिलिटी, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है.
अर्लियर वी हैव कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3000, नाउ विल बी कैलकुलेटिंग जो x का क्लेम अमाउंट था वो अगले साल जाके क्या हो जाएगा 10% से इंक्रीज होके 1.1x इज ग्रेटर देन 3000। अगर ये चीज होगी तो री इंश्योरेंस इन्वॉल्व होने वाला है, तो वी कैन सिंपली से 1 माइनस fx 3000 डिवाइड बाय 1.1, इसको हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी हमारी बेटा क्या निकल के आ रही है 28.29%। इसमें किसी को डाउट क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन, देन ओनली आई विल मूव टू द बी पार्ट। आई रिसीव्ड टू फ्यू रिस्पॉन्सेज फॉर द बी पार्ट। बी पार्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, ईजी है, हमने ऑलरेडी बुक में आई थिंक एक क्वेश्चन में ही सेम कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है। ओके, स्ट्रेट अवे स्टार्टेड रिसीविंग एसेस। ए पार्ट सबको क्लियर है। तो बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सप्लेन वेदर द इंश्योरेंस एक्सपेक्टेड पेमेंट पर क्लेम विल आल्सो इंक्रीज बाय 10%। तो आप और मैं नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ के इसको ऐसे ही बोलते हैं कि अगर 10% से सारे क्लेम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इंश्योरेंस का पे ऑफ भी तो 10% से इंक्रीज होएगा। ये आपकी बात पूरी सही है उस क्लेम अमाउंट तक जिस क्लेम अमाउंट तक मैक्सिमम क्लेम 3000 तक रीच करे। 3000 के ऊपर वाले क्लेम्स के लिए तो ऑब्वियसली इंश्योरर ने 3000 ही पे करना है ना। लेकिन अब जो नया क्लेम है उसके उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। इसको हम 3 सिनेरियोज बना के बेटा समझ सकते हैं। तो जो क्लेम पिछले साल तक हमारे 3000 से बड़े थे वो इस साल क्या हो जाएंगे 3000 इंटू 1.1 है ना, 3000 इंटू 1.1 मतलब 3300 हो जाएंगे। तो उसमें तो री इंश्योरर ने पहले भी 3000 का पे ऑफ देना था, अब भी 3000 का पे ऑफ देना है। तो ये वाले क्लेम एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं 10% से इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें इंश्योरर का पे ऑफ वही 10% से इंक्रीज होगा, री इंश्योरर का भी होगा। और जो क्लेम्स पिछले साल तक 3000 अपॉन 1.1 तक के थे तो ये क्लेम्स भी नॉर्मली 1.1% से इंक्रीज हो जाएंगे, सॉरी 1.1 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएंगे, 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। ये वाला क्लेम इस साल कितने का हो जाएगा 3000 का, और ये सारा का सारा किसको पे करना पड़ेगा इंश्योरर को। तो इस अमाउंट तक इंश्योरर का पे ऑफ 10% से ही इंक्रीज होगा और इससे बड़े वालों में भी 10% से ही इंक्रीज होगा। कहानी कहाँ अटकेगी, इसके बीच के क्लेम अमाउंट पे। इसके बीच का क्लेम अमाउंट 10% से कम से इंक्रीज होगा। रीजन भी, अगर मैं मानूं इसके बीच का अमाउंट ले लेते हैं, आई डोंट नो 3000 बाय 1.1 कितना आने वाला है, मान लो समवेयर अराउंड 2950 का अगर क्लेम है, जो पिछले साल 2950 का था वो इस साल कितने का हो जाएगा 2950 इंटू 1.1 फैक्टर, मतलब 3000 को ब्रीच कर जाएगा। पिछली बार तक इस पे इंश्योरर कितना पे कर रहा था 2950, अब अगले साल इस पे इंश्योरर कितना पे करेगा 3000 ओनली। तो अगर इसका इंक्रीज देखेंगे दिस इज लेस देन 10%। इज इट क्लियर? तो अगर ये लेस देन 10% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका बर्डन किस पे जा रहा होगा ज्यादा, री इंश्योरर पे। तो अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे री इंश्योरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता तब आप सेम आंसर देते कि इससे कम वाले क्लेम के लिए री इंश्योरर का पे ऑफ सेम रहेगा, इससे ज्यादा वाले सॉरी सेम रहेगा मतलब 10% से इंक्रीज होगा, इससे ज्यादा वाले क्लेम्स के लिए भी 10% से इंक्रीज होगा। लेकिन जो ये वाले क्लेम्स है इसमें री इंश्योरर का पे ऑफ 10% से ज्यादा से इंक्रीज होगा। क्या ये सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन। बस यही आपको कमेंट करके आने बेटा 3 केसेस। आप केस 1, केस 2, केस 3 बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली यस और नो, देन ओनली आई विल गिव यू टाइम फॉर द सी पार्ट। जल्दी से बता दो, क्लियर है सबको? अगर अभी भी किसी को डाउट है आई कैन रिपीट अगेन। ठीक है, सबके येसेस आने शुरू हो गए हैं। लेट अस प्रोसीड टू दी सी पार्ट नाउ स्टूडेंट्स, क्विकली अटेम्प्ट इट। 3 मार्क्स आई एम गिविंग यू, 5 मिनट्स मोर। जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली।
Okay, again I have started receiving a lot of right answers. Let us start discussing it. So Akshit, check your calculations. बेटा आपका आंसर गलत है. तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. पहले डिस्कस करते हैं फिर कैलकुलेशंस को मूव करेंगे. Calculate the reinsurer's expected claim amount next year on those claims in which it is involved. तो आप मुझे बताओ सबसे पहले ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, on those claims in which it is involved, ये वाली लाइन हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट डालेगा. अगर ये ना गिवन होता और अगर ये गिवन है तो दोनों में क्या डिफरेंस है. आई एम गिविंग यू 2 minutes. क्विकली कमेंट इन द चैट सेक्शन स्टूडेंट्स. मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखना चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन हमारे आंसर पे क्या अफेक्ट डालने वाली है. क्विकली स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस. स्पीड अप. मेक सेशंस वेरी वेरी इंटरेक्टिव. बोरिंग नहीं बनाना हमें. मज़ा तभी आएगा जब आप लोगों की साइड से इनपुट्स मिलेंगे. अभी तो मैं चैप्टर 19-20 में तो मूव ही नहीं कर रहा आज, बिकॉज आप में से कुछ बच्चों ने कहा था 18 तक ही हमारा कवर हुआ. नेक्स्ट क्लास में 19-20 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. नो इश्यूज इन दैट. अभी तो हम सिर्फ 15 और 18 डिस्कस कर रहे हैं. उसमें तो आप लोगों को थोड़ा एंथुजियास्टिक होकर रिप्लाईज करने चाहिए. परफेक्ट, वेरी गुड अनन्या. सो अनन्या इज सेइंग कि सर यहाँ पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहाँ पे हमें ना निकालनी होती. यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड. यहाँ पे हमें निकालना है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड गिवन दैट जेड इज ग्रेटर देन 0. वहाँ पे हमें क्या निकालना होता है? सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड. ये डिफरेंस है बेटा दोनों चीज़ों में. यहाँ पे कह रहे हैं कि उन क्लेम्स का एक्सपेक्टेशन निकालो जहाँ पे रीइंश्योरर इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो रीइंश्योरर के इन्वॉल्व बोलते ही हमें सिर्फ उन क्लेम्स के अंदर अपना एक्सपेक्टेशन निकालना है जहाँ पे रीइंश्योरर इन्वॉल्व हुआ. मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना है कि रीइंश्योरर इन्वॉल्व हुआ है. ये सबको क्लियर है? इसमें तो किसको डाउट नहीं है. अब हम अपने क्वेश्चंस में मूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले रीइंश्योरर के पे ऑफ्स बना लें. तो रीइंश्योरर के बेटा क्या पे ऑफ आएंगे? रीइंश्योरर कुछ भी नहीं देगा अगर अगले साल का क्लेम जो कि 1.1x है, 1.1x इज लेस देन 3000. अभी हमने देखा था ना 3000 डिवाइडेड बाय 1.1 तक रीइंश्योरर कुछ भी नहीं दे रहा. ठीक है. और रीइंश्योरर कितना देगा? टोटल क्लेम अमाउंट माइनस 3000 इतने का रीइंश्योरर देगा अगर क्लेम अमाउंट ग्रेटर देन 3000. ये सबको क्लियर है? ये हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोस पढ़े थे बेटा आपके चैप्टर 18 में. इसमें तो कुछ डाउट नहीं है. ठीक है. तो अब अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे. कैसे बनेगी? सिंपल सी बात है. इंटीग्रेशन 0 to 3000 तक हमारा पे ऑफ 0 है तो वो तो गायब ही हो जाएगा. सिंपली कहाँ से आएगा? 3000 डिवाइड बाय 1.1. डिवाइड बाय 1.1 करना जरूरी है क्योंकि हमने x का फंक्शन बनाया है. हमने 1.1x का फंक्शन नहीं बनाया, हम फंक्शन ऑफ x देख रहे हैं. तो 3000 बाय 1.1 टिल इन्फिनिटी तक जितने मर्जी का क्लेम आ जाए. रीइंश्योरर क्या देगा? 1.1x माइनस 3000 fx dx. अगेन fx विल बी वही सेम जो हमने ऊपर यूज करा था, 4 into 7500 raised to power 4 upon 7500 plus x raised to power 5. तो अगेन आपकी मर्जी है, बाय पार्ट से करना है इसको, सब्स्टिट्यूशन से करना है, आप किसी मर्जी मेथड से कर सकते हो. ये करने के बाद बेटा आप लोगों का इसको सॉल्व करना. अच्छा इंटीग्रेशन में किसको प्रॉब्लम नहीं है? फिर से मैं पूछ ही जा रहा हूँ बाद. किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं 1-2 स्टेप्स करके दिखा दूँगा. कुछ नहीं करना, जैसे बचपन में करते थे. टेकिंग दिस एज न्यू वेरिएबल, इसको आप कोई भी न्यू वेरिएबल z मान लो, dx विल बिकम dz. वैसा ही सब्स्टिट्यूशन करके इस x को आप उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रख दोगे. ये x कितना हो जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू z माइनस 7500 और उसको वहाँ पे पुट कर दूंगा. वही सेम चीज़ें करनी है. तो इसलिए मैं आपको CS2 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं डायरेक्टली अपने आंसर पे मूव करता हूँ विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1084.52. लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है. ये मेरा आंसर क्या आया? एक्सपेक्टेशन ऑफ z ग्रेटर देन 0. हमें निकालना क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ये हमने निकाला है एक्सपेक्टेशन ऑफ z. निकालना क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ z गिवन दैट z ग्रेटर देन 0. तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं 1084.52 डिवाइडेड बाय
प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमने 2 के ए पार्ट में यही तो निकाला है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3000 डिवाइड बाय 1.1। क्योंकि ये चीज़ क्या कह रहा है कि रीइंश्योरर इन्वॉल्व हो, वो तो हम ऑलरेडी इसको यूज़ करके निकाल ही चुके हैं, निकाला था ना 28.92%। फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3750 approximately. Anyone having any doubt, do ask me. Then only I will move to the next question. This is a long question. आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में डायरेक्टली आने के लिए, तो एक बार गो थ्रू करो एंटायर क्वेश्चन को, किसी भी पार्ट में बेटा कोई भी डाउट आ रहा है डू आस्क मी, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes. मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ, बहुत कामली चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो, समझ आते नहीं बोल सकते, समझ आप ऑलरेडी चुके हो वीकडेज वाले सेशंस में, है ना, जो आपने वीकडेज में वीडियो सेशंस करे। अगर क्लियर हो गया है तो स्टूडेंट्स डू कंफर्म मी दैट इट्स क्लियर, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप लोगों को समझ आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आई रिक्वायर योर इनपुट्स। इनपुट्स दोगे तो मुझे पता लगेगा कि कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, अच्छा मेरे बोलने के बाद बहुत सारे आ जाते हैं कि सर क्लियर 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 क्लियर, पहले क्यों नहीं आते, या वेट करते हो कि जब सर बोलेंगे तब रिप्लाई कर देंगे, है ना? नहीं बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो, ताकि हम 2 की जगह 3 की जगह 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव। सिंपल क्वेश्चन था, आई विल नॉट रेट दिस क्वेश्चन एज मीडियम लेवल डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ रीइंश्योरेंस यूनिट, सर्वाइवल यूनिट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। सर्वाइवल यूनिट एक चैप्टर 9 हटा दो, वो थोड़ा सा ट्रिकी, अदरवाइज बहुत स्कोरिंग यूनिट्स है। एग्जाम में आप यहाँ पे एक भी नंबर लूज करना एफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं स्टूडेंट्स, क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला इससे भी सिंपल है, जो हम करके आए हैं उससे भी सिंपल है। यहाँ से आपका पूरा CS1 और CT3 रिवाइज होने वाला है। क्विकली मूव टू दिस क्वेश्चन। We will be discussing first part, both subparts of first part in next 10 minutes. 7 marks 10 minutes. Again, करते वक्त सॉल्व करते वक्त कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है पूछने के लिए, वो चैट सेक्शन में डालते रहो। जब हम डिस्कस करेंगे आई विल टेक दोज इनटू द कंसिडरेशन। Students, start making sense out of it. We are going to discuss in next 8 to 10 minutes.
ओके अगेन दोज हु आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट, दोज हु डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, भूल गए हैं जो लोग, तो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, साथ साथ मेरे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इंश्योरेंस कंपनी ए हैज टेकन आउट एन इंडिविजुअल एक्सोवेल, एक्सेस ऑफ लॉस को हम एक्सोवेल भी बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद रिटेंशन लिमिट ऑफ 40,000, individual claim amounts gross of reinsurance are believed to follow an exponential distribution with unknown parameter lambda. Over the last year उन्होंने ये claims observe करे below retention वाले और above retention वाले, उन्होंने 3 claims expect मतलब देखे। Estimate lambda using MLE, बहुत easy question है बेटा, बहुत easy 7 मार्क्स से ये, मतलब इससे easy अगर आ गया एग्जाम में तो इससे easy मार्क्स नहीं आ सकते, तो मैं एक्सपेक्ट करता नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस। आजकल वैसे CS2 बहुत धुआंधार बना रहे हैं वो लोग, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करना स्टार्ट करें, ये इजी क्वेश्चन टारगेट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें बेटा 7 क्लेम दे रखे हैं रिटेंशन लिमिट से नीचे और 3 क्लेम्स दे रखे हैं रिटेंशन लिमिट के ऊपर। हमने क्या निकालना है, MLE फंक्शन निकालना है लैम्डा में। तो 5 स्टेप्स आप सबको याद होंगे MLE के, है ना। फर्स्ट स्टेप इज taking pi, I going from 1 to 7 fxi multiplied by probability x greater than, retention लिमिट कितनी बोलिए 40,000, और ऐसे कितने क्लेम है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली रेज़ टू पावर 3 बोलूँगा। तो यहाँ पे पाई को सॉल्व कर दें, fxi क्या हो जाएगा, लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा xi। इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, लैम्डा रेज़ टू पावर 7 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा समीशन I गोइंग फ्रॉम 1 to 7 xi दैट मल्टीप्लाइड बाय, बेटा आप सबको पता होगा CDF एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x। तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x, क्योंकि 1 माइनस तो ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन है और CDF x लेस देन होता है। तो ये सिंपली मेरा क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा x। तो x कितना है 40,000 लैम्डा होल रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे अब आप इंडिविजुअल एक्साइज भी पुट कर सकते हो, वो करने के बाद आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा रेज़ टू पावर 7 e रेज़ टू पावर माइनस 272,749 लैम्डा, ये आ रहा है बेटा मेरा। नेक्स्ट स्टेप्स आपको पता है क्या होते हैं, टेकिंग लॉग, partially differentiating with respect to the parameter that you are going to find out, then equating to 0 and then double differentiation to check whether it is a maximum or not। मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ln l लैम्डा हमारा कितना निकल जाएगा बेटा, 7 ln लैम्डा माइनस 272,749 लैम्डा। इज इट क्लियर, डिफरेंशिएशन कर दे, d स्मॉल l लिख लेते हैं उसको, ln कैपिटल L लैम्डा को हम स्मॉल l लिख रहे बेटा, d लैम्डा विच विल बी इक्वल्स टू 7 बाय लैम्डा माइनस 272,749। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली बेटा आपको ये रेशियो की जगह डायरेक्टली फाइनल आंसर बता रहा हूँ, 2.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 है ना या 6 है, 1 2 3 4 यस 5। क्लियर है सबको। अच्छा इस स्टेप के बाद डबल डिफरेंशिएशन करके दिखाना पड़ेगा, विच इज माइनस 7 बाय लैम्डा स्क्वायर विच विल बी लेस देन 0, सो वी कैन से दिस इज अ मैक्सिमम। क्लियर है सबको, MLE के स्टेप्स में तो कुछ दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या बोला बेटा इसी क्वेश्चन के, हमें मेथड ऑफ परसेंटाइल से निकाल के बताओ। तो मेथड ऑफ परसेंटाइल क्या होता है, हमें सिंपली CDF को मीडियन के इक्वेट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें f ऑफ m निकालना है विच इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन m, और इसको हमें 0.5 के इक्वेट कर देना। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या होता है, e रेज़ टू पावर माइनस कैपिटल लैम्डा m विल बी इक्वल्स टू 0.5। कहानी क्या रह गई, मीडियन क्या है। तो मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन इज दैट नंबर व्हिच डिवाइड्स आवर डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 10 ऑब्जर्वेशंस है तो मीडियन क्या होगा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। डेटा में चेक करो 5th ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है, आपको सेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा, करना पड़ेगा। तो 5th ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारी 28,506 और 6th ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारी 36,834 डिवाइड बाय 2। तो मीडियन मेरा निकल के आ रहा है 32,670। तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, तो मैं डायरेक्टली ln ले लेता हूँ, ln लेने के बाद माइनस
lambda into m will be equals to log 0.5. तो m हमारा जो लैम्डा है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लॉग 0.5 अपॉन 32670. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा सॉल्व कर दिया. इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2.12 इंटू 10⁻⁻. स्टूडेंट्स क्विकली यस और नो. फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? जल्दी से बेटा जल्दी से बता दो. फर्स्ट पार्ट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? क्विकली कंफर्म स्टूडेंट्स इन द चैट सेक्शन. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू रिस्पॉन्सेस. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. सेकेंड पार्ट अगेन 7 मार्क्स. इस पार्ट पे हमने दोनों पार्ट्स कर लिए. नाउ सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सब पार्ट्स अगेन. 7 मार्क्स. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स अगेन. क्विकली अटेम्प्टेड देन विल डिस्कस. एंड अगर किसी बच्चे को बेटा अपनी पूरी कैलकुलेशन शो करनी है, पूरे स्टेप्स शो करने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर की फोटो क्लिक करके हमें स्काइप पे सेंड कर सकते हो. आई विल जस्ट गो थ्रू योर आंसर. सो यू हैव दैट मीडियम. ये ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो IIS से प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आपका नॉर्मल कॉपी पेन बेस्ड एग्जाम है, तो आपको क्लिक करके आप स्काइप पे सेंड कर सकते हो. लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन टाइपिंग फॉर्मेट में मतलब एक भी एग्जाम में दिया और अभी वो इक्विप्ड हो रहे हैं ऑनलाइन टाइपिंग से, तो वो लोग अभी स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना या फिर 1-1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यू कैन से 2-3 वीक्स तक मुझे अपना स्काइप पे फोटो सेंड कर सकते हैं. अदरवाइज आई विल एक्सेप्ट टाइप द आंसर ऑन स्काइप ओनली. बट जो बच्चे CS1 CM1 के बाद इक्विप्ड हो गए हैं, उनसे मैं ऑनलाइन टाइपिंग के बेस पे ही आंसर एक्सेप्ट करूँ. वो आपकी चॉइस है बेटा अनन्या, वो आपकी चॉइस है. आप चैट सेक्शन में देना चाहो चैट सेक्शन में दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन गिव मी ऑन स्काइप एज. Okay students, quickly started editing the second part. We are going to discuss in next 8 to 9 minutes.
ओके स्टूडेंट्स, पूरा मैंने आपको अप्रोप्रिएट टाइम दिया था बेटा इस क्वेश्चन के लिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ए पार्ट का तो आंसर आ गया, बट बी के लिए अभी मेरे पास ज़्यादा आंसर्स नहीं आए। तो इन द मीन वाइल अदर्स आर डूइंग, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द ए पार्ट। तो क्या बोला है आपको, इंश्योरेंस कंपनी बी हैज़ अ पॉलिसी होल्डर एक्सेस ऑफ 50,000 ऑन इट्स पॉलिसी। द इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट्स एक्स आर बिलीव टू फॉलो अ पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स थीटा, 2 लाख। ठीक है, बिफोर दैट एक्सेस इज अप्लाइड। एक्सेस से पहले का आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन आपको डिफाइन करके दे रखा है, वैसे आप टेबल से देख सकते थे। आपको क्या बोला है, शो दैट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द इंश्योरर वाई हैज़ अ पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन दिस। सबसे पहली बार इंश्योरर के ऊपर क्या कंडीशन है, इंश्योरर के ऊपर ये कंडीशन, अच्छा यहाँ पे इंश्योरर री-इंश्योरर वाला रोल प्ले करेगा। इंश्योरर को सिर्फ कब अमाउंट पे करना है, अगर क्लेम अमाउंट 50,000 से ऊपर का है। और ऐसा करता क्यों वैसे इंश्योरर, इसलिए करता है बेटा ताकि मोरल हैजार्ड अवॉइड हो पाए। ठीक है, आपने घर का इंश्योरेंस करा लिया, आप खुद ही अपना घर अनलॉक छोड़ गए, ठीक है, और बाद में आपने क्लेम कर दिया कि यहाँ पे मेरी चोरी हुई है, या फिर आप कार इंश्योरेंस करा रहे हो, खुद ही जान के एक्सीडेंट करके आप क्लेम लेके वो कर रहे हो, तो मॉरल हैजार्ड हटाने के लिए इंश्योरेंस ये पॉलिसी एक्सेस इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो बात की बात होगी, हायर सब्जेक्ट्स की बात होगी। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है, कोई मुझे बता सकता है डिफाइन करके जल्दी से चैट सेक्शन पे। मेरे पास आंसर्स तो बहुत सारे आए हैं, मुझे डेफिनेशन चाहिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की। क्विकली टेल मी। परफेक्ट, परफेक्ट। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट एक्स माइनस एग्रीगेट क्लेम अमाउंट माइनस 50,000। ये इंश्योरर को पे करना है, बट कब पे करना है, जब क्लेम अमाउंट 50,000 से बढ़ा। तो आपको ये कुछ सिमिलर नहीं लग रहा जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, ये वही सेम चीज़ तो है कि वो क्लेम अमाउंट का आपको यहाँ पे बस क्या है, फंक्शन बताना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, वहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन निकाला था। वो क्लेम अमाउंट का बताओ जहाँ पे इंश्योरर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इंश्योरर कब इन्वॉल्व होगा, जब पॉलिसी एक्सेस को क्लेम ब्रीच करेगा। पॉलिसी एक्सेस कितना है, 50,000। इज इट क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलो इसकी अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, एफ वाई ऑफ वाई किसके इक्वल होने वाला है, एफ एक्स बट व्हेन प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 50,000। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। लेकिन मैं इस एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो y है मेरा वो x माइनस 50,000 है, और मुझे फंक्शन x के रिस्पेक्ट में पता है ना, मुझे फंक्शन x के रिस्पेक्ट में पता है। तो मैं x को क्या पुट कर सकता हूँ, y प्लस 50,000। सो आई कैन से एफ एक्स वाई प्लस 50,000 अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 50,000। अब बस हमें ये दो फंक्शंस सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। जो हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है ना, उस एफ एक्स फंक्शन में हमें x की जगह y प्लस 50,000 करना है, और हमें यहाँ पे 1 माइनस सी डी एफ करना है। तो ये डिनोमिनेटर सिंपली क्या हो जाएगा, 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 50,000, कैपिटल एफ एक्स ऑफ 50,000। तो आप डायरेक्टली टेबल्स खोल के इसका सी डी एफ यूज करके इसको पुट कर सकते हो। तो वैसे मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। तो इसका आ रहा है बेटा 2 lakhs अपॉन 2,50,000, 2,50,000 रेज़ टू पावर थीटा। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स ऑफ वाई प्लस 50,000। तो वो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है मुझे? सिंपली जो हमारा बेटा एफ एक्स फंक्शन गिवन है, वहाँ पे एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई प्लस 50,000। तो उसको रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा, थीटा इंटू 2 lakhs रेज़ टू पावर थीटा अपॉन 2,50,000 प्लस वाई होल रेज़ टू पावर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आपने देखा x का फंक्शन कैसे y में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 2 डिवाइडिंग 1/2। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से डिवाइड करोगे तो आपके पास अपना वही कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। Is it clear students? Quickly yes or no in the chat section. तो फाइनल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, अगर आप देखो कुछ टर्म्स आपकी कट जाएगी सिंपली, है ना, ये 2 लाख थीटा और ये 2 लाख थीटा कट जाएगा, है ना, और ये वाला ऊपर उसके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो फाइनल आंसर क्या आएगा, थीटा इंटू 2,50,000 रेज टू पावर थीटा अपॉन 2,50,000 प्लस वाई होल रेज टू पावर थीटा प्लस। अगर आप ध्यान से देखो ये वापस से पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, ये वापस से पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, y is following Pareto distribution with parameters theta, 2,50,000। क्या ये मैं बोल सकता हूँ क्विकली, yes or no in the chat session स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दो बेटा, इज इट ट्रू? परफेक्ट, यस इट इज ट्रू। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ बेटा नोट डाउन करने के लिए, फिर हम उसके बी पार्ट पे मूव करेंगे। इन द मीन वाइल किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लो, जल्दी से बेटा, लास्ट पार्ट बचा है फिर हम वाइंड अप करेंगे, बिकॉज मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट थी, कुछ बच्चों ने 19-20 नहीं करा, तो मैं नहीं चाहता उसके क्वेश्चंस हम अभी एक्सप्लोर करें, नेक्स्ट क्लास में हम उसको टारगेट करेंगे। इसके बाद आपकी 15 से 18 तक के 15 और 18 चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हुआ, यू कैन पुट दोज डाउट्स ऑन द डाउट्स पोर्टल दैट इज अवेलेबल ऑन योर कंटेंट ब्राउजर। क्विकली स्टूडेंट्स, स्पीड अप, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फिर हम इसके बी पार्ट मूव करेंगे। सिमिलर सा पार्ट है जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास येसेस आने शुरू हो गए हैं। लेट अस रीड दी बी पार्ट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द अमाउंट्स पेड बाय इंश्योरर वायर ऑन द लास्ट 5 क्लेम्स आफ्टर द 50,000 एक्सेस हैज बीन डिडक्टेड वर। अब ये बेटा टोटल क्लेम अमाउंट नहीं है, ये वो क्लेम अमाउंट है जो इंश्योरर ने पे करा होगा, इन्होंने 50,000 ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, ये इजी मार्क्स हमें लूज नहीं करने एग्जाम में। यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्ट ए टू डिटरमिन थीटा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा। तो थीटा कैप आपको निकालना है विच इज MLE ऑफ थीटा। ठीक है, तो 5 क्लेम्स हैं, तो मैं यही कर दूं, L ऑफ थीटा हम लोग निकालने जा रहे हैं, विच विल अगेन सिंपली पाई ऑफ F वाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to 5। इज इट क्लियर? तो एफ वाई आई फंक्शन आप ले सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बेटा पुट करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, ये पाई भी एक्सपैंड कर दे, थीटा है, थीटा इंटू 2,50,000 रेज टू पावर थीटा था, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा इसको, थीटा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000 रेज टू पावर थीटा था, होल रेज टू पावर 5 होता, तो मैं इसको थीटा इंटू 5 लिख सकता हूँ, या फिर 5 थीटा, जो भी आपका मन करे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अच्छा डिनोमिनेटर में भी आपको पाई फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको वाई आई की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, या तो पुट कर लो, या तो इंडिविजुअली जो वाई आई गिवन है उसको पुट कर लो, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको एंड तक ले जाता हूँ और फिर पुट कर लूँगा, अदरवाइज मुझे इंडिविजुअल पुट करके दिखाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई आई गोइंग फ्रॉम बेटा 1 to 5 2,50,000 प्लस वाई आई होल रेज टू पावर थीटा प्लस, मतलब अभी हमने इस पे पाई नहीं करा, अभी हम इसको डायरेक्टली लेके ही इसका अपना ln निकाल लेंगे। इसका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टेप बेटा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं आपको फिर से MLE के 1-2 स्टेप्स करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें कमांड आ जाए। ln L थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, क्विकली टेल मी, थीटा रेज टू पावर 5, ln थीटा रेज टू पावर 5 ln थीटा प्लस 5 थीटा इंटू ln 2,50,000। अब जो डिनोमिनेटर में था वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस 1 माइनस थीटा प्लस 1। आप मुझे बताओ ln ऑफ पाई मान लो xi वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, समीशन ln xi। ये तो सबको पता है, ये दोनों इक्वल है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लो, ln ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, ln x1 प्लस ln x2 प्लस ln x3, तो दोनों सेम ही तो चीज़ें हैं बेटा, ये और ये सेम ही तो चीज़ है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, माइनस थीटा माइनस 1 समीशन ln
2.5 लाख प्लस वाई आई। अब इसके आगे स्टेप्स आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेटिंग टू 0 करोगे। इक्वेट करने के बाद जो आपकी फिगर आएगी उसमें आप वाई आई की इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप वाई आई की इंडिविजुअल वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो थीटा का एस्टिमेट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, क्विकली कंफर्म मी इन द चैट सेक्शन। आई हैव रिसीव्ड टू फ्यू रिस्पॉन्सेज, आई डोंट नो व्हाई। अभी तो हम CS2 पे मूव ही नहीं कर रहे, मुझे तो लग रहा है अभी हम CS1 ही पढ़ रहे हैं। परफेक्ट, नाउ स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। तो बेटा ये वाई आई की वैल्यू आपको y1 y2 y3 y4 y5 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं दिखा दूँ कहाँ पे गिवन है। तो ये रही इनकी वैल्यू, ये देखो, ये आपको पुट करनी है। ये पुट करके सबका ln निकाल के, ln ऑफ 2.5 लाख प्लस दिस अमाउंट, इन सबका ln निकाल के इन सबको ऐड करोगे, फिर आपके पास आपके थीटा का एस्टिमेट आएगा। तो वो थीटा का एस्टिमेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या आ रहा है, जस्ट वेट। तो वो थीटा का बेटा एस्टिमेट, इसको सॉल्व करने के बाद फिर से रिपीट करो, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेटिंग टू 0 करोगे, डबल डिफरेंशिएट करके चेक कराओगे। तो यहाँ पे हमारा थीटा का एस्टिमेट, थीटा कैप निकल के आ रहा है 2.25। Students, quickly confirm me in the chat section. Is this clear to all of you? Then only I will wind up. जल्दी से बता दो बेटा, सबको क्लियर है? I have discussed 2 very easy questions today. कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी, बिकॉज आप में से कुछ बच्चों ने बोला था 1920 अभी कवर्ड नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मैक्सिमम कल तक 1920 निपटा दो बेटा, ताकि जो नेक्स्ट वीक का मैं आपको टारगेट दूंगा 6, 7, 8 स्टार्ट करने का, 6, 7, 8 वाइंड अप नहीं करना नेक्स्ट वीक तक, आपको स्टार्ट करने के लिए दूंगा, वो आप एटलीस्ट स्टार्ट कर जाओ, या फिर 6th कंप्लीट कर लो, या फिर 6th और 7th कंप्लीट कर लो, बिकॉज उसके नेक्स्ट वीक हम 6, 7, 8 के क्वेश्चन टारगेट करने वाले हैं सर्वाइवल यूनिट में से। तो ठीक है, सबके एसेस आने शुरू हो गए हैं। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 1920 के क्वेश्चंस पिक करेंगे विदाउट एनी फेल। जिस बच्चे ने बोला था मैंने नहीं कवर करा, मेक श्योर वो नेक्स्ट क्लास तक इसको कवर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।